हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज हम परमाणु और अणु अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले लगभग 500 ईसा पूर्व भारत में भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड हुए थे और दूसरे एक भारतीय दार्शनिक थे पकोदा कात्याम। इन दार्शनिकों ने यह बताया कि यदि हम किसी द्रव्य को लें और द्रव्य को अब हम विभाजित करते जाएं, द्रव्य का कोई भी कण हमने लिया, द्रव्य है और इसे हमने क्या किया, पीस दिया, तो इसके छोटे छोटे कण होंगे और इसे बारीक पीस दिया जाए तो और छोटे कण हो सकते हैं इसके, और इसे बारीक कर दिया जाए तो फिर हमें इतने सूक्ष्म कण प्राप्त होंगे कि जिन्हें हम विभाजित नहीं कर और अधिक विभाजित नहीं कर सकते या इन्हें और अधिक सूक्ष्म नहीं किया जा सकता। तो ये सूक्ष्म अविभाजित कण, ये हमें आँख से भी नहीं दिखाई देते, इनको हम परमाणु कहते हैं। तो ये अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को ही हम परमाणु कहते हैं। यही ग्रीक साइंटिस्ट से, ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रेटस, ठीक है, ल्यूसिपस, इन्होंने भी ये माना कि अगर जो द्रव्य है, द्रव्य का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, उसको हम परमाणु कहते हैं। तो इसके सिद्धांत पर वैज्ञानिक लेवोसिये ने रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए। लेवोसिये को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। इन्होंने 2 नियम दिए थे। पहला नियम दिया था लेवोसिये और जोसेफ एल प्राउस्ट थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम में ये कहा था कि किसी भी द्रव्य को हम नष्ट नहीं कर सकते। द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। हम मान लीजिए एक जैसे लकड़ी के टुकड़े को अगर हम जला देते हैं तो लकड़ी के टुकड़े को जला देने पर वह दूसरे द्रव्यों में बदल जाएगा। जैसे अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो हमें उसमें से कुछ राख बन जाएगी, कुछ धुआं क्या गैसों का मिश्रण है वो निकलेगा, कुछ ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सभी द्रव्य हैं परिवर्तित हो गए, दूसरों में नष्ट नहीं हुए। तो ऐसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न उत्पन्न किया जा सकता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। तो न तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। यह नियम दिया था हमारा लेवोसिये और प्राउस्ट ने। दूसरा नियम दिया गया स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात के नियम में ये कहा गया कि यदि हम कोई द्रव्य ले लें, जैसे हमने जल को ले लिया, तो जल को हम चाहे समुद्र का जल हो, चाहे वो हमारा टैप वाटर हो, या फिर हम पृथ्वी के से किसी स्रोत से प्राप्त करें, किसी भी विधि से हम जल को प्राप्त कर लें, तो जल में हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही रहेगा। ठीक है, चाहे जब वो जल अपने देश से लिया जाए या दूसरे देश से लिया जाए, बरसात से लिया जाए, ज़मीन में से लो अंडरग्राउंड वाला वाटर लिया जाए, कोई किसी नदी से ले लिया जाए, समुद्र से ले लें, तो हर जगह जल का अनुपात, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात है सदैव 1:8 ही रहता है। तो स्थिर अनुपात का नियम है कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला, कि किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे इसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, कहीं से भी प्राप्त कर लें। इन सिद्धांतों के अनुसार एक साइंटिस्ट हुए हमारे डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, ये 12 वर्ष की उम्र में ही टीचर बन गए थे। इसके बाद इन्होंने और पढ़ाई की, इसके बाद ये 19 साल की उम्र में प्रिंसिपल हो गए थे। और इसके पश्चात ये गणित और भौतिकी और रसायन शास्त्र, तीनों चीज़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तीनों के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, प्रोफेसर हो गए थे। उन्होंने अपने ये परमाणु संरचना के बारे में अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। तो परमाणु सिद्धांत में इन्होंने ये बताया कि कोई भी जो परमाणु है, द्रव्य है, कोई भी द्रव्य है वो परमाणुओं से बना है और यह परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। जो भी रासायनिक क्रिया हो रही है उसमें परमाणु भाग ले रहे होते हैं। और मुख्य सिद्धांत इनका सेकंड, परमाणु अविभाज्य है। इसका अर्थ है परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को ही हम परमाणु कहते हैं। तो अविभाज्य। थर्ड नंबर दिया, किसी तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। अब मान लीजिए हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के सारे परमाणु ऑक्सीजन गैस में सब एक समान होंगे, एक जैसा द्रव्यमान होगा। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में सारे परमाणु एक समान होंगे और समान द्रव्यमान होगा।
चौथा नंबर था भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान और गुणों के होते हैं। अब हाइड्रोजन के परमाणुओं का द्रव्यमान है, आकार है, वो अलग होगा, और नाइट्रोजन के परमाणुओं का आकार द्रव्यमान अलग होगा। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान और गुणों के होते हैं। और फिफ्थ नंबर था विभिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं। तो ये हमेशा कभी भी परमाणु क्यों विभाजित ही नहीं किया जा सकता, तो परमाणु सदैव पूर्णांक संख्या में ही होंगे। जैसे जल का अणु बनना है तो 2 हाइड्रोजन परमाणु होंगे तो 1 ऑक्सीजन परमाणु होगा, पूर्णांक संख्या में होते हैं, कभी दशमलव में नहीं होते। और 6 नंबर था किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या निश्चित रहती है। जैसे H2O में हमेशा 3 परमाणु होंगे, 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु, इस तरह से। तो परमाणु की सापेक्ष संख्या हमेशा निश्चित ही रहती है। इस तरह से हमारा ये परमाणु के बारे में बताया गया। अब हम आते हैं परमाणु का आकार कितना होता है। तो परमाणु का जो आकार है, परमाणु का आकार मापा जाता है वो नैनोमीटर में मापा जाता है, और 1 मीटर में होते हैं 10⁻9 नैनोमीटर, या ये कह सकते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर को नैनोमीटर कहेंगे। तो किसी भी परमाणु का जो आकार है वो 10⁻−10 मीटर त्रिज्या की कोटि का होता है परमाणु का। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का आकार है, हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा परमाणु है, तो इसका आकार 10⁻−10 मीटर कोटि का होता है, जबकि जल के अणु का आकार 10⁻−9 मीटर कोटि का रहता है। अन्य जो अणु हैं जैसे हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है 10⁻8 अणु का है। रेत के कण, ये बालू के कण हैं, तो वो 10⁻4 मीटर की कोटि में रहता है। चींटी का अगर मापा जाए तो 10⁻3 मीटर कोटि का रहता है, और एक सेब को माना जाए तो 10⁻1 मीटर कोटि का रहता है। तो इस तरह से परमाणु हैं वो सूक्ष्म कण होते हैं। परमाणु अब बहुत सूक्ष्म कण हैं द्रव्य के, और इनका आकार है वो 10⁻10 मीटर कोटि का रहता है परमाणु का आकार। सेकंड में अब हम आते हैं तत्वों के प्रतीक। तो तत्वों के प्रतीक के लिए, तत्वों का जो प्रतीक है, प्रतीक के लिए डाल्टन ने सबसे पहले कुछ आकृतियां बनाई थी। उन आकृतियों के लिए जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने ऐसे बनाया, ये हाइड्रोजन का परमाणु आकार। कार्बन का है तो इसे ब्लैक कर दिया, कार्बन के आकार। ऑक्सीजन है तो खाली वृत्त बना दिया, वृत्ताकार आकृति बना दी थी। फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस को ऐसे बना दिया आकृति में, ठीक। सल्फर तो सल्फर के लिए ऐसे प्लस जैसा चिन्ह अंदर बना दिया। तो इस तरह से प्रतीक वाले आकार दिए थे। कॉपर अंदर सी लिख दिया गया, कॉपर हो गया। शीशा लेड एल बना दिया गया, ऐसी आकृतियां दी गई थी। सिल्वर चांदी के लिए अंदर एस बना दिया गया। और गोल्ड के लिए, गोल्ड या सोना, तो सोने के लिए अंदर जी बना दिया गया, और इसमें इस तरह की आकृतियां बना दी गई। तो ऐसे प्रतीकों द्वारा दिया गया था। डाल्टन ने इन तत्वों का जो प्रतीक थे वो किस तरह से दिए थे, आकृतियों से दिए थे। इसके पश्चात हुए हमारे बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को संकेत H इसके नेम के अकॉर्डिंग। एल्यूमिनियम है तो ALUMINI एल्यूमिनियम, तो इसके 2 अक्षर ले दिए एल्यूमिनियम। तो पहला दूसरा जरूरी नहीं होता। जिंक है तो ZINC, तो इसके लिए ZN ले लिया संकेत। इन्होंने इनके नाम के 1 या 2 अक्षरों के प्रयोग किया। मैग्नीशियम Mg। कुछ के ग्रीक नेम थे, ग्रीक नेम जैसे सोडियम, तो सोडियम का ग्रीक जो नेम होता है वो नेट्रियम है, नेट्रियम। तो नेट्रियम को Na लिखा जाएगा। पोटेशियम का कैलियम, पोटास। पोटेशियम, तो पोटेशियम के लिए केलियम, कैलियम के लिए तो इन्होंने इसका प्रतीक बना दिया कि इस तरह से प्रतीकों को लिया गया। कुछ के नाम उसके जहाँ पर वो पाए गए थे उनके अनुसार लिया गया। जैसे कॉपर साइप्रस में पाया जाता है तो Cu, इसका Cu ले लिया गया इसका संकेत। इस तरह से इनके संकेतों को लिया गया या प्रतीक बना दिए गए थे हमारे तत्वों के प्रतीक। तो हाइड्रोजन का H, सोडियम का Na, जिंक का Zn, इस तरह से इनके प्रतीकों को बनाया गया। अब इसके पश्चात आते हैं हमारे इसके लिए कुछ तत्वों के जो
लिए गए ग्रीक नेम थे, उनके ग्रीक नेमों के अनुसार ले लिया गया। तो इन्हें संकेतों को तुम लोगों को याद रहना चाहिए, जैसे एल्यूमिनियम का Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, नाइट्रोजन N। तो हमें संकेत याद रहने चाहिए कि संकेतों को याद करना है, इनका बार बार प्रयोग होने से ही हमें याद हो जाते हैं। अब इसके पश्चात जो हमारा नया टॉपिक था वो है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान के लिए एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास। तो किसी एक परमाणु का जो भार है उसे परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो माना गया कि प्रारंभ में प्रकृति में ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में। तो प्रारंभ में ऑक्सीजन को मानक मान लिया गया। ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/16 भाग, 1/16 भाग था ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का, उसे इकाई के रूप में लिया गया। इसका कारण था कि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ यौगिक बना सकता है और इसके द्वारा जो अन्य परमाणुओं के द्रव्यमान प्राप्त हो रहे थे वो सारे पूर्णांक संख्या में थे, पूर्णांक संख्या में प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात 1961 में 1961 में कार्बन एक समस्थानिक, कार्बन का समस्थानिक होता है C12, कार्बन के समस्थानिक C12 में भी होता है, C13 में भी होता है, C14 भी होता है। कार्बन के परमाणु 3 प्रकार के हैं, C12, C13, C14। तो हमें C12 को लेना है। तो C12 का 1/12वां भाग, 1/12वें भाग को इन्होंने समस्थानिक को मानक मान लिया और इसके सापेक्ष अन्य परमाणुओं के द्रव्यमान निकाले गए। इन द्रव्यमानों को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई माना गया और इसी की सहायता से परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए गए। तो परमाणु द्रव्यमान को हम प्रारंभ में लिखते थे AMU से, लेकिन अब इसे यूनिफाइड मास U से लिखा जाता है। यूनिफाइड मास U से लिख देते हैं, U से प्रदर्शित करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U रहेगा, 1U बोलेंगे या एक इकाई है। कार्बन का 12U लिखना आवश्यक नहीं होता प्रैक्टिकली, लेकिन हम इसे इस तरह से 12U। नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन 16, कैल्शियम 40, सल्फर 32। ये इनके द्रव्यमान रहेंगे, एटॉमिक मास रहते हैं। अणु क्या रहते हैं? क्योंकि परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, या आपस में जोड़कर क्या बनाएंगे? अणु बना देते हैं, आपस में जोड़ करके अणु बनाएंगे और अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो अणु जब स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तो इसके परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। तो जब अणु बनते हैं तो वो समान प्रकार के परमाणुओं के जुड़ने से भी बन सकते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं H और H, तो H2 बन जाएगा। ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो O2 बनेगा। O के 3 परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो O3 बनेगा। ये अणु कहलाते हैं, इन्हें हम अणु बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसका स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व होता है वही अणु कहलाते हैं। और अणु समान प्रकार के परमाणुओं से भी मिल सकते हैं और असमान परमाणुओं से भी मिल सकते हैं। जैसे H2O असमान परमाणु, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु। ऐसे H2SO4 हाइड्रोजन परमाणु, सल्फर परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, इस तरह के परमाणु। तो बहुत कई परमाणु मिलकर अणु का निर्माण कर सकते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ये जितने परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं उन्हें उसकी परमाणुकता कहते हैं। H2 की परमाणुकता 2 है क्योंकि इसमें 2 H है। O2 की परमाणुकता 2 है क्योंकि इसमें 2 O हो गए। O3 की परमाणुकता 3 होगी क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु होंगे। इस तरह से हम इन्हें परमाणुकता कहते हैं। अब आता है आयन क्या होते हैं। तो आयन के लिए, आयन कोई भी परमाणु धन या ऋण आवेशित हो जाता है, उसमें स्वतंत्र अवस्था किसी भी परमाणु पर, जैसे H था, H पर अगर मान लीजिए एक धनावेश लगा दिया तो H धनायन बोलेंगे। अगर Cl पर एक ऋण आवेश उपस्थित है तो ये ऋणायन बोला जाएगा, Cl ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन 2 प्रकार के होंगे। और परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह हो सकता है, जैसे SO4 था तो परमाणुओं का समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, जिस पर कुल आवेश विद्यमान रहता है, इसे हम बहुपरमाणु कहते हैं।
बहुपरमाणुक बोलेंगे। यह बहुपरमाणुक है। ये एक परमाणुक है, एक परमाणुक रहेगा। यह भी एक परमाणुक रहेगा, एक परमाणुक धनायन, एक परमाणुक ऋणायन, और बहुत परमाणुक भी हो सकता है। सल्फेट है, NO3, नाइट्रेट है, NO2, नाइट्राइट है। इसके बाद से हमारा फॉस्फेट है, PO4, सल्फाइड, कार्बोनेट, ये बहुपरमाणुक आयन होते हैं, इन्हें हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। तो आवेशित परमाणुओं का समूह जिस पर नेट आवेश उपस्थित होता है, धनावेशित आयन को धनायन बोलेंगे और ऋणावेशित आयन को ऋणायन बोलते हैं। ऋणायन जैसे सोडियम Na धनायन, सोडियम धनायन है, सोडियम पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव रहेगा। क्लोराइड Cl नेगेटिव, जब भी क्लोराइड बोलेंगे इट मीन Cl ऋणावेश सहित होगा, एक नेगेटिव चार्ज रहता है। ब्रोमाइड Br नेगेटिव चार्ज, सल्फेट SO4 नेगेटिव चार्ज, कार्बोनेट CO3 नेगेटिव चार्ज रहेगा। इस तरह से हम आवेशों के लिए द्रव्यमानों को इनको प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा आता है कि हम आयन रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, या रासायनिक सूत्र हमारा क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए रासायनिक सूत्र किसी भी यौगिक के संघटकों का प्रतीकात्मक निरूपण ही उसका सूत्र कहलाता है। उसके लिए हाइड्रोजन सल्फाइड, मान लीजिए मैंने लिखा हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन का प्रतीक H था और सल्फाइड H था, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो ये से हम सूत्र बोलेंगे। किसी भी यौगिक के संघटकों का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे अमोनिया है, NH3 है, जल है, H2O है। अब जितने परमाणु उससे जुड़ सकते हैं, जैसे H2S था तो S से 2H परमाणु जुड़े हुए हैं, तो H की संयुक्ता 1 है, एक ही बंध बना रहा है, एक स्थान पर जुड़ा हुआ है। S की 2 है, क्योंकि S 2 स्थानों पर जुड़ा हुआ है, ये 2 जगह जुड़ रहा है, इसलिए S की संयुक्ता 2 होगी। इस तरह NH3 अमोनिया, तो अमोनिया के लिए इस तरह से अगर हम इसे देखते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से, इसलिए नाइट्रोजन की संयुक्ता 3 होगी और हाइड्रोजन परमाणु की संयुक्ता 1 रहेगी। इस तरह से हम परमाणुओं की संयुक्ता को देख सकते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अब बता सकते हो ऑक्सीजन की संयुक्ता 2 है, 2 बॉन्ड बनाए हुए, कार्बन की 4 हो जाएगी, इसे हम संयुक्ता बोलते हैं। तो किसी तत्व की संयोजन शक्ति, जुड़ने की शक्ति उस तत्व की संयुक्ता कहलाती है। अगर किसी पर आवेश उपस्थित है तो आवेश की संयुक्ता को प्रदर्शित करेंगे। जैसे Na, तो Na की संयुक्ता 1 होगी। Cl की संयुक्ता 1 होगी। Br की संयुक्ता 1 होगी। SO3 सल्फाइड, इसकी संयुक्ता 2 होगी। इसे हम संयोजकता बोलते हैं। तो संयोजकता क्या है? किसी तत्व की संयोजन शक्ति, जोड़ने की शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, और किसी आयन पर उपस्थित आवेशों को उसकी संयोजकता कहते हैं। ये हमारा इस तरह से हम इनकी संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं सूत्र लिखने के नियम क्या होते हैं हमारे। तो अगर हमें रासायनिक सूत्र लिखना है तो किसी आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए सूत्र में। दूसरा, यौगिक में धातु या धनायन के प्रतीक को पहले लिखा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में, तो सोडियम धातु है इसलिए इसे आगे लिखना है, क्लोराइड धातु है उसे पीछे लिखना है। बहुपरमाणुक आयन है तो बहुपरमाणुक अगर आयन बन रहे हैं तो उसे कोष्टक में लिखा जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH है, वो बहुपरमाणुक है, तो OH का होल थ्राइस से सब स्क्रिप्ट में नीचे लिख देते हैं। इस तरह से इनके सूत्रों को लिखा जाता है। तो मैं सूत्रों को लिखना कुछ बताता हूँ, किस तरह से हम सूत्रों को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4, तो मैग्नीशियम क्लोराइड
मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, और क्लोराइड अभी मैंने बताया था क्लोराइड है, क्लोरीन Cl क्लोराइड होता है तो एक डेटाबेस रहता है। Mg पर 2 धनावेश होते हैं तो इसकी वैलेंसी 2 होगी और इसकी वैलेंसी 1 होगी। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। Mg का 1 से मल्टीप्लाई करना है और इस 2 का Cl से करना है, इसका तो इससे मल्टीप्लाई करना है और इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। तो Mg के साथ में क्या हो जाएगा, Mg 1 को प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है रिप्रेजेंटेशन की। 2Cl था तो Cl2, ये इसका फॉर्मूला होगा। अभी कॉपर नाइट्रेट, किसी का भी सूत्र हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉपर नाइट्रेट। तो तुम्हें कुछ आयनों के आवेश पता होने चाहिए कि उन्हें के समूहों में कैसे लिखा जाता है, कितने आवेश रहते हैं। तो कॉपर नाइट्रेट तो Cu पर 1 धनावेश होता है, NO3 पर 1 ऋणावेश होता है। कॉपर क्यूप्रिक नाइट्रेट तो Cu, अब इसका सूत्र लिखना है तो Cu वैलेंसी कितनी थी 2, NO3 पर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो Cu NO3 का होल ट्वाइस। इस तरह से हम इसका सूत्र लिखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम Ca2 रहेगा, कार्बोनेट CO3 था। इसे बुक से टेबल से भी हम कर सकते हैं, अगर हमें आवेश अभी नहीं पता है तो उनसे देख करके लिख सकते हैं। तो CO3 पर 2 ऋण आवेश रहते हैं तो इसके लिए भी 2 रहेगा। तो इन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला बन गया अब हमारा CaCO3। इस तरह से हम सूत्रों को लिखते हैं। देखिए जैसे जल का ही सूत्र लिखना है H2O, तो H और O तत्व उपस्थित हैं जल में, तो H की वैलेंसी 1, O की वैलेंसी 2, तो H2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को इसके साथ H2। आयरन 3rd क्लोराइड, तो आयरन वैलेंसी 3, क्लोराइड की वैलेंसी Cl, क्लोरीन वैलेंसी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई Fe के साथ 1 आएगा, 3 इसके साथ FeCl3। कॉपर सल्फेट Cu, अगर 1 चार्ज लेते हैं, कॉपर फर्स्ट सल्फेट है तो 1 होगी वैलेंसी। SO4 के लिए इसकी वैलेंसी 2 होगी। कॉपर सल्फेट SO4 तो SO4 के लिए वैलेंसी 2, तो Cu2SO4। कॉपर सेकंड सल्फेट Cu2 SO4 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, CuSO4। तो इस तरह से हमारा ये पूरा इस चैप्टर में सूत्रों को लिखना, संयुक्ता क्या होती है, परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, डाल्टन का सिद्धांत क्या है, इसे जान लिया। और आगे के चैप्टरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखिए। और कुछ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिए। थैंक यू।